Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Physics, Class 9th Metric, Sin Textbook Board. I'm sure. आज जो टॉपिक्स हम स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7 के सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन के। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में या सर्किल में राउंड में रोटेट करता है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूग। हमारे पास फिर टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। फिर हमारे पास है चूज द बेस्ट आंसर और ट्रू फॉल्स इस बुक के। इंट्रोडक्शन। बेसिकली हम अपनी आमतौर की ज़िंदगी में ऑब्जर्व करते हैं सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास मिसाल है, जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, एक तो अपने ही ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रही है और दूसरा सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रही है। दूसरा हमारे पास सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के अराउंड में ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं। और फिर हमारे पास साइकिल के व्हील्स हैं कि वो अपने ही एक जगह पर एक्सिस में वो रोटेट कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से कार या साइकिल जो होती है वो आगे जाती है। दूसरा उसके बाद हमारे पास है रोटेटिंग डिस्क। हम डीवीडी रोम्स के अंदर देखते हैं कि जो हमारी डिस्क हैं वो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम मिसाल के तौर पे ये जो अभी मैंने सर्किल बनाया है, हम इसको सपोज करते हैं एक सर्किल है, ठीक है, और रेडियस में ये सारी बाउंड्रीज की तरफ सेम रेडियस है। मिसाल के तौर पे 5 मीटर। तो जब कार इस रेडियस में रिवॉल्व कर रही होगी, मीन्स इस रेडियस के अंदर ही चल रही होगी, तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही होगी। अगर कार की स्पीड वेरी करती है, ये कार की स्पीड बढ़ जाती है, तो उसका सर्कुलर रेडियस भी बढ़ जाएगा। और अगर कार की स्पीड कम हो जाती है तो उसका सर्कुलर रेडियस कम हो जाएगा। तो अगर हम इसके अगर हम मिसाल के तौर पे देखें कि अगर हम एक पत्थर को एक थ्रेड के अंदर या किसी भी रोप के अंदर हम उसके साथ बांध देते हैं, ठीक है, बांधने के बाद जब हम उसको सर्कुलरली रोटेट करते हैं तो उसका तकरीबन रेडियस सेम ही होता है। और जैसे ही हम उसको किसी भी डायरेक्शन में अपने हाथ से जिस तरह छोड़ते हैं, तो वो एक टेंजेंट, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में उसका सर्कुलर मोशन कन्वर्ट हो जाता है एक स्ट्रेट मोशन में। टेंजेंट हम किसको कहते हैं? टेंजेंट हम बेसिकली कहते हैं कि जब एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, जैसे ये मैंने यहाँ पर लाइन बनाई, हम सपोज करते हैं यहाँ, एक मिनट मैं इस लाइन को ज़रा कट कर दूँ। ठीक है, टेंजेंट किसको कहते हैं? टेंजेंट बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो पूरे सर्किल में सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करती है। जैसे मिसाल के तौर लाइन यहाँ से टच हुई और ऐसे स्ट्रेट चली गई। फॉर इंस्टेंस सपोज करते हैं कि लाइन सिर्फ एक ही इस पॉइंट पर टच हुई है, ठीक है, तो हम इस लाइन को क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे टेंजेंट। अगर हम उस पत्थर को सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे पहले पत्थर सर्कुलर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, रोटेट करते करते अचानक से हमने उसको अपने हाथ से छोड़ा। हाथ से छोड़ने के बाद वो एक टेंजेंट, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देगा। और जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सर्कुलर मोशन के अंदर जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की, तो वो हमेशा इनटू द सर्किल होती है, मीन सर्किल के एक्सिस की तरफ होती है। और जो वेलोसिटी होती है वो एक टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। जिस तरह हमने अभी एक एग्जांपल की है, जो हमने रोप में के अंदर हमने रॉक को बांधा है, एक पत्थर को हमने बांध कर, और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो वो सीधी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती है, एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम उसी रोप को ही कंटिन्यूसली रोटेट करते रहते हैं एक सिमिलर स्पीड के साथ, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो जैसे ही हम स्पीड बढ़ाते हैं तो उसका मोशन भी उसका रेडियस भी बढ़ने स्टार्ट हो जाता है। रोप हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अगर हमें सेम वेलोसिटी चाहिए तो। और अगर हम उसके रेडियस को कम करते हैं या हम उसकी स्पीड को अगर कम करते हैं तो उसका रेडियस भी कम होने स्टार्ट हो जाता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं, इस स्लाइड में भी इस टॉपिक को मज़ीद हम डिस्कस करते हैं।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेसिकली एक्सेलरेशन होती है कि जिस तरह जैसे ही ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर एक सैंपल है, एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, ये अभी इस जगह पर है, कुछ वक्त के बाद इस जगह पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, तो उसकी डायरेक्शन हर दफ़े में चेंज हो रही है। और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ज़ाहिर है उसकी वजह से वेलोसिटी भी उसकी चेंज हो जाएगी, या वेलोसिटी को कुछ इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हर दफ़ा जैसे ही वो सैंपल जो ऑब्जेक्ट है हमारा जैसे ही सर्किल पर चल रहा है, लेकिन वो हमें एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो जाहिर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करने के लिए उसको कुछ एक्सेलरेशन भी चाहिए होगी जो सर्किल में उसको रोटेट कर रही है, क्योंकि उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो तो अब उसकी तो वेलोसिटी हर थोड़ी देर के बाद चेंज होती जा रही है। उस वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए एक एक्सेलरेशन चाहिए होगी। ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाती है, जो कि ऑब्जेक्ट को सर्कुलर राउंड में सेम वेलोसिटी के साथ चलने में हेल्प करती है। इसकी डायरेक्शन हमेशा इनटू द सर्किल होती है, मींस जो एक्सिस है हमारा, जिस पॉइंट से जो सेंटर है हमारा सर्किल का, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सर्किल के सेंटर की तरफ होती है। और ये एक्सेलरेशन डायरेक्शंस की वजह से, जो डायरेक्शंस चेंज हो रही होती हैं उनकी वजह से इसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम देखें कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इनटू द सर्किल है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो एक टेंजेंट की तरह मूविंग आउटवर्ड ऑफ द सर्किल, सर्किल से बाहर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूलाज हैं एक्सेलरेशन के। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के यूनिट है इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मून जो है वो अर्थ के अराउंड और इन एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, और तकरीबन वो ऑर्बिट सर्कुलर है जिसका रेडियस है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स। और जो स्पीड है, जिस स्पीड से मून ट्रैवल कर रहा है वो है 1022 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछ रहा है कि आखिर इस मून की एक्सेलरेशन कितनी होगी जिसकी वजह से ये सर्किल के अंदर अपनी इस वेलोसिटी को मेंटेन कर सके। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम पिछली स्लाइड में पढ़कर आ रहे हैं, वो है AC² = V²/r। ये हमारे पास यहाँ पर हम डेटा लिखते हैं। डेटा में सबसे पहली बात आती है हमारे पास वेलोसिटी मून की गिवन है, रेडियस मून का गिवन है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। V² मीन्स 1022 होल स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे 3.84 इंटू 10⁸ से, तो हमारे पास आंसर आता है 2.72 इंटू 10⁻³ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन हमेशा इनटू द सर्किल होती है, लेकिन जाहिर है अगर एक एक्सेलरेशन हो रही है तो उसके पीछे कोई फोर्स भी होगी। तो जो फोर्स एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है या उसकी जिम्मेवार होती है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारे पास न्यूटन का फॉर्मूला है F = ma। हम इस फॉर्मूले में कुछ वेरिएशन करते हैं। जैसे हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, फॉर्मूला है AC = V²/r। तो हम इसी फॉर्मूले के जो F = ma का फॉर्मूला है, हम उसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें एक इक्वेशन मिलती है जो है F = mv²/r। ये हमारी इक्वेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की। Example 7.2. When a bucket containing water is rotated in a vertical circle, water does not fall downward even when the bucket is at highest point. ये हमसे सवाल करता है जब हम एक बकेट के अंदर पानी भरकर और उसको सर्कुलर डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो पानी नीचे क्यों नहीं गिरता, जबकि बकेट की जो डायरेक्शन है या बकेट की पोजीशन है वो बिल्कुल टॉप पोजीशन में है उसके बावजूद भी। तो दरअसल बकेट के अंदर जो पानी है उसकी एक फोर्स होती है, जब हम उसको रोटेट कर रहे होते हैं, जब बकेट इस डायरेक्शन में है तो वो फोर्स उसको इस डायरेक्शन में पुश करती है, जब बकेट इस डायरेक्शन में तो वाटर को फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही होती है। इसी वजह से, इसी फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही वाटर जो है वो एक्टिंग कर रहा होता है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसकी वजह से वो पानी नीचे नहीं हाथ गिर पाता, क्योंकि वाटर जो एक्ट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, वो बकेट के बॉटम की तरफ खुद को फोर्स कर रहा है। इस जगह पर पहुंचकर भी बकेट के बॉटम की तरफ फोर्स कर रहा है, क्योंकि जब आप उसको सर्किल में रोटेट कर रहे होते हैं तो एक फोर्स है जो उसको
बैकवर्ड पुश कर रही होती है। इसी फोर्स की वजह से जो वाटर है हमारा वो नीचे नहीं गिरता। जब बकेट इस पोजीशन पर पहुंच जाती है तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इस साइड पर होती है, और जो हमारी ग्रेविटी और जो ग्रेविटी बकेट पर एक्ट कर रही थी तो दोनों डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी। यहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन है, ग्रेविटी ऑन बकेट एंड ग्रेविटी ऑन वाटर। तो किस वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। जो वेट होता है उसी फोर्स की वजह से जो वाटर है हमारा वो डाउनवर्ड नहीं गिरता, और बकेट की जो बैक साइड है उसी तरफ अपने आप को पुश करता है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल 7.3। इन केस ऑफ मोशन of moon round the earth, centripetal force is provided by gravitational force of attraction of earth on moon. Similarly, the force of attraction on sun on the planets provide the necessary centripetal force and planets revolve around the sun. जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक सर्किल में रोटेट करने के लिए एक फोर्स होती है, जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को सर्किल में रोटेट करने के लिए एक्सेलरेशन क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो हमारे जो अराउंड में जो मून है, जो सैटेलाइट्स हैं वो रोटेट करनी है, वो किस वजह से करनी है? वो बेसिकली जो अर्थ की सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, जो मून पर अट्रैक्शन कर रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ की, वो जो मून पर अट्रैक्ट कर रही है, मून से प्रोवाइड कर रही है, वही हमें जो है अर्थ की अराउंड में मून को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलती है और एक वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती है। सिमिलर केस सन के साथ भी है कि सन के अराउंड में जो ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, कि जिसकी वजह से प्लैनेट्स जितने भी हैं सारे सन के अराउंड में खुद को सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में खुद को रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक सिमिलर वेलोसिटी के साथ। Example 7.4. A car of mass 1500 kg moving in a circular track of radius 20 meter at constant speed 20 meter per second. Find centripetal force required for this purpose. अब हमें से पूछ रहा है कि हमें एक फोर्स प्रोवाइड करनी है जो एक 15 kg ऑफ मास बॉडी की 20 मीटर रेडियस हो और उसकी स्पीड कितनी हो 20 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले तो हम डेटा लिखते हैं। डेटा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। तो फॉर्मूला है हमारे पास एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो मास हमारे पास कितनी है 1500 kg, और हमारे पास एक्सेलरेशन या वेलोसिटी हमारी कितनी है, वो हमारी है 20 मीटर पर सेकेंड, और हमारा रेडियस कितना है वो है 20। इनको सॉल्व करके हमारा आंसर मिलता है 3000 न्यूटन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सबसे पहले तो हम न्यूटन के थर्ड लॉ को रिवाइंड करते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, मींस इन अपोजिट डायरेक्शन। उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन किस डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। उसी तरह हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सेम फोर्स है। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। उसकी डायरेक्शन हमेशा इनटू द सर्किल होती है, मींस एक्सिस ऑफ सर्किल। जिस पॉइंट से सर्किल में ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा था उसी की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये एक रिएक्शन फोर्स होती है किसकी? सेंट्रीपिटल फोर्स की। और इसी रिएक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है लेकिन इसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द सर्किल होती है। बैंकिंग ऑफ रोड दरअसल जो हमारा सर्कुलर पाथ होते हैं, जैसे हम राउंड में अगर कार हमारी ट्रैवल कर रही होती है, जब एक सर्कुलर पाथ आता है जिससे कार ट्रैवल करती है तो वहाँ पर कुछ फोर्स लग रही होती है हमें, जो हमें बाउंड्री से बाहर कर देती है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी जो हमारी एक रिएक्शन फोर्स होती है किसकी? सेंट्रीपिटल फोर्स की। ये फोर्स हमें बाउंड्री से बाहर कर देती है। उसी फोर्स के लिए ताकि हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जाए ताकि हम हमारे ही रोड की तरफ रहें। हमारी टायर्स की जो ग्रिप है वो जब राउंड में इस तरह ट्रैवल कर रही हो तो वो हमें वापसी अपने ही सेंटर पे या टायर्स को अपने ही रेडियस में ट्रैवल करने में हेल्प करे। इसी वजह से हम करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड दरअसल जो एजेस होती हैं, जैसे रोड है, जैसे मिसाल के तो रोड है, ये एक सेंटर लाइन रोड है,
ठीक है, ये उसकी एजेस हैं। ये उन एजेस के थोड़ा सा हायर कर देते हैं बैंकिंग ऑफ रोड में, ताकि हमें एक ग्रिप प्रोवाइड की जाए, तो हमारी कार जो है वो सर्किल के अंदर ही रोटेट करे और उससे बाहर ना जाए। सेंट्रीफ्यूग बेसिकली एक अप्लायंस है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, जिसकी वजह से हम हैवियर पार्टिकल्स को अलग करते हैं लाइटर पार्टिकल्स से। ठीक है, ये सबसे पहले तो हमारे पास जो वॉशिंग मशीन हैं, जो उनके अंदर ड्रायर होते हैं, उन्हीं के अंदर जैसे रोटेशन होती है तो लाइटर पार्टिकल और हैवियर पार्टिकल्स में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से जो हैवियर पार्टिकल होते हैं वो बाउंड्रीज के नियर में रोटेट करते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। इसी वजह से जो हैवियर पार्टिकल जो पानी है वो रोटेट होकर और खुद को बाउंड्री से बाहर कर देते हैं। हाँ, अब हम कभी कभार कुछ अप्लायंसेस में भी, ऐसी भी अप्लायंसेस में इस्तेमाल होता है जिनके अंदर हमें सेपरेशन करनी होती है कि जो हैवियर पार्टिकल हों वो अलग हो जाएं और जो लाइटर पार्टिकल्स हों वो अलग हो जाएं। जो हमने मशीन्स देखते हैं जो कोल में जो इस्तेमाल होती है, उनके अंदर भी एक सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है जिसकी वजह से जो चूना होता है, जो कोल की जो छोटा छोटा चूना होता है ना, उसको सेपरेट करने के लिए उसको सेंट्रीफ्यूग किया जाता है। तो जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो राउंड में घूमकर बाउंड्री लाइन की तरफ चले जाते हैं, जबकि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो बीच में ही जो कही जाती है। तो सेंटर में एक नेट लगी होती है जिसमें से वो जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ट्रेवल कर कर या उसमें से पास होकर नीचे गिर जाते हैं। सेंट्रीफ्यूग अप्लायंस इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, ड्रायर टू ड्राई वेट क्लॉथ्स, जैसे मैं बता चुका हूँ। दे आर रोटेटेड एट हाई स्पीड एंड वाटर इज पुश्ड आउट फ्रॉम बाउंड्री। Fill in the blanks. Capital G is called J, gravitational acceleration, gravitational force और gravitational constant. कैपिटल जी जो होता है वो बेसिकली होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर यहाँ पर स्मॉल जी लिखा हुआ तो हम कह सकते थे कि ये क्या है, ये ग्रेविटी है। इन केस ऑफ सैटेलाइट्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय, जब सैटेलाइट्स हमारे सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रही हैं तो उनको एक नेसेसरी एक्सेलरेशन कौन सी फोर्स प्रोवाइड करती है? क्या वो फ्रिक्शनल फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। The centripetal force is always directed towards the center of circle. हमने पढ़ा है कि centripetal force की डायरेक्शन towards the center of circle होती है। If the speed of body moving in a circle is double, its centripetal acceleration becomes a twice, b 4 times और c 8 times. यहाँ पर ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी हुई है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, जो है ac इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर हम वेलोसिटी को 2 टाइम्स करते हैं तो एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी उतनी ही इंक्रीज होगी जितनी वेलोसिटी इंक्रीज होगी अगर हमारा रेडियस कांस्टेंट है। अगर दोनों सूरतों में रेडियस हमारा सेम रह रहा है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे उतना ही एक्सेलरेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमने वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है, तो याद रहे कि वेलोसिटी v के ऊपर स्क्वायर है, अगर 2 टाइम्स करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 4v स्क्वायर हो जाएगी। अगर वेलोसिटी हमारी 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कितनी टाइम्स इंक्रीज होगी? ये भी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब है हमारे पास ट्रू और फॉल्स। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू हेवनली बॉडीज बट आल्सो फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली ये लॉ जो है ये हमें हेवनली बॉडीज पर कैलकुलेशंस या उनमें जो फोर्सेस हैं उनको ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, लेकिन जो छोटी से छोटी बॉडीज होती हैं उनके बीच में जो फोर्स होते हैं हम उसको ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन ये लॉ सारी बॉडीज के लिए वैलिड है, सो इट्स अ ट्रू। उसके बाद है हमारे पास अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ सर्किल हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जाहिर है एक बॉडी है जो एक यूनिफॉर्म सर्किल में एक यूनिफॉर्म रेडियस के अंदर रोटेट कर रही है, तो उसकी एक स्पीड है वो सेम होगी, तो जाहिर है उसकी एक्सेलरेशन भी सेम होगी। इन सेंट्रीफ्यूग मशीन heavier particle move toward axis of rotation. एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब होता है सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जो हैवियर होते हैं वो एक्चुअली बाउंड्री की तरफ, जो बाउंड्री लाइन होती है उसकी तरफ भागते हैं या उसकी तरफ मूव करते हैं, और सेंटर की तरफ लाइटर पार्टिकल्स आते हैं, तो इट्स फॉल्स। The value of G has same value at Karachi and on Mount Everest. नहीं,
बेसिकली जो g की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन स्मॉल g जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी उसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है। कैपिटल G जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हर जगह पर सेम होती है। सो इट्स अ ट्रू। आपका शुक्रिया। आपको अभी भी कोई भी हमसे सवाल पूछना हो तो हमारी ईमेल एड्रेस गिवन है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हाँ, दूसरी बात, आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में भी मेंशन सवाल कर सकते हैं अपना। ठीक है, थैंक यू।